अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन टीवी। आज हम किसी एक कंट्री के बारे में बात करने नहीं जा रहे, बल्कि हम आज उन तमाम कंट्रीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां लोग जाना चाहते हैं। जी हाँ, हम यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और जहां लोगों का रुझान और दिलचस्पी ज़्यादा होती है वहीं पे स्कैम भी ज़्यादा होते हैं। हम बात करेंगे वीज़ा को लेकर और वर्क परमिट को लेकर कि ये जो एजेंसीज़ हैं और एजेंट हजरात हैं किस तरह से आम लोगों को वीज़े के नाम पर और वर्क परमिट के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा और समझदार है, फिर भी पता नहीं क्यों आम लोग फ्रॉडी एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ यूँ है कि जो एजेंट माफिया है वो अपने कामों में माहिर हो चुके हैं। नहीं, आपको वीज़ा देने में माहिर नहीं हो चुके, वीज़ा प्रोसेसिंग के मामले में माहिर नहीं हो चुके, बल्कि आप लोगों को लूटने में और आपके जो पैसे हैं उनको हथियाने में माहिर हो चुके हैं। उन्होंने नित नए तरीके जो है वो आप लोगों को लूटने के लिए ईजाद कर लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉड नंबर 1, डन बेस, कि ये डन बेस है क्या और इसको इस्तेमाल करते हुए ये जो एजेंट है और एजेंसीज हैं आम लोगों को, आम शहरियों को किस तरह से लूटते हैं। और डन बेस है क्या? डन बेस फ्रॉडी एजेंटों का एक बहुत बड़ा हथियार है जिसको इस्तेमाल करते हुए वो आप लोगों से सारे पैसे हथिया लेते हैं। तो चलो डन बेस की थोड़ी सी वजाहत कर लेते हैं। असल में ऐसा होता है कि ये एजेंट हैं या एजेंसीज हैं जिनके पास हम लोग चले जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ज़बरदस्त और ऑफिस चमकाए होते हैं। हम किसी भी मार्केट में जाते हैं, बड़ी मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे हमें ऑफिसर्स मिलेंगे तो जिनके ऊपर बड़े ज़बरदस्त पोस्टर लगे होते हैं कि भाई यूके, कनाडा और साथ उनके फ्लैग्स भी बने होते हैं। आप देखते हैं बड़े मुतासर होते हैं। तो जो लोग शौक़ रखते हैं कि हम बाहर चले जाएं, दूसरे कंट्री में जाके काम करें, दूसरे कंट्री में जाने के बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं, उनका शौक़ होता है, तो वो इन लोगों के हत्थे बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं। क्या करते हैं कि वो उनके इतने शानदार जो ऑफिसर्स होते हैं, जो चमक रहे होते हैं और बड़े फ्लैग और बड़ी फ्लैक्सें लगी होती हैं कि कनाडा, अमेरिका वगैरह वगैरह और यूरोपियन कंट्री के बड़े सारे नाम लिखे होते हैं, तो हम वहाँ उनके पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं बाहर जाने के बारे में। तो होता क्या है कि मेरे जैसा बंदा उनके आलीशान ऑफिस को देखते हुए वहाँ पे चले जाता है और उनके ऑफिस में जाके तो हैरान हो जाता है कि आपको बड़ा अच्छा ज़बरदस्त एक वेलकम कहा जाता है और आपको पूछा जाता है कि सर आप किस मामले में, किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं। हम बात कर रहे हैं कि भाई हम वीज़ा के सिलसिले में बात करने आए। तो बड़ा अच्छा वेलकम किया जाता है, हमें बिठाया जाता है और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें सर्व की जाती हैं रिफ़्रेशमेंट के तौर पर। फिर उसके बाद वो हमसे हमारा डिज़ायर कंट्री जो है वो पूछते हैं कि भैया आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो जहाँ सारे लोग जा रहे हैं आजकल बड़ा मशहूर है कनाडा, तो मैं बोलूँगा कि सर मुझे कनाडा जाना है, तो कनाडा जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैं बड़ा ख्वाहिशमंद हूँ कनाडा जाने के लिए, कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो आपको छान लेंगे, ढंढोल लेंगे कि भाई आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं कि आपने जाना ही जाना है। तो उसके बाद फिर वो अपनी अगली चाल जो है वो चलते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी ज़बरदस्त बात है, हमारे पास एक बहुत अच्छा एक पैकेज है कनाडा के लिए कि आप वर्क परमिट पे कनाडा जाएंगे, हम आपको भिजवाएंगे और किसी भी किस्म का आपने पहले कोई पैसा नहीं देना, किसी किस्म की कोई रकम, कोई चीज़ आपने पे नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स देने और डॉक्यूमेंट्स लेके हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा लेंगे और कंपनी आपका वीज़ा देगी और आप वहाँ पहुँचेंगे। तो उसके बाद आप लोगों ने हमें पैसे देने, पहले आप लोगों ने कोई रुपया, कोई पैसा आपने पे नहीं करना। तो हम बड़े मुतासर होते हैं कि यार ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, ये एजेंट अच्छे हैं, लोग हैं, तो इसमें फ़्रॉड कैसा हो सकता है कि ये हमें कह रहे हैं कि भाई हमने कोई भी किसी किस्म का पहले कोई पैसा नहीं लेना, 1 रुपया तक नहीं लेना, तमाम के तमाम पैसे आप लोगों ने वहाँ बाहर पहुँच के, कनाडा पहुँच के देने। तो यही उनका एक रवैया होता है। वो आपको कह रहे होते हैं कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं देना, आपने सिर्फ हमें एक डॉक्यूमेंट्स देने, हमने आपका वीज़ा अप्लाई करना है, वीज़ा आएगा, आप एम्बेसी से वीज़ा लगवाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आप बाहर जाके बताएंगे कि भाई मैं कनाडा पहुँच गया हूँ, तब आप हमें पैसे पे करेंगे, तब हम पैसे लेंगे, वरना अगर आपका वीज़ा नहीं लगेगा तो हम 1 रुपया तक नहीं लेंगे। तो आप जो हैं वो बड़े इम्प्रेस होते हैं कि भाई ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता कि भाई हमने तो 1 रुपया नहीं पैसे देना, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने, हमने वीज़ा मिलेगा, हम पहुँचेंगे तो पैसे देने। तो क्या होता है कि आप आमादा हो जाते हैं
तो उनका पहला मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को अपने पैकेज से, अपनी बातों से और अपने रवैये से आप लोगों को आमादा करना। और जब आप आमादा हो जाते हैं, और ये एजेंट की सबसे पहली और बड़ी कामयाबी होती है उनके लिए। तो फिर उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि भाई हाँ हम राज़ी हैं, हम इस एग्रीमेंट पे राज़ी हैं, हम जाना चाहते हैं, आप हमें भिजवा दें, किस तरह से भिजवाएंगे? तो वो कहेंगे ठीक है, अगर आप राज़ी हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा ऑफिस विज़िट करें अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपने पासपोर्ट, ID कार्ड की कापी और कुछ तस्वीर, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रॉडी ये तो हैं, तो कुछ भी उनके लिए कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। तो वो आपको बताएंगे कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप आ जाएँ। तो हमारा जो आप पूछेंगे भाई कितने दिन में हम बाहर पहुंच जाएंगे कनाडा में, कितने दिन का प्रोसेस है, एक एम्बेसी कितना टाइम लेती है, वो आपको सीधा ही बोलेंगे भाई 30 दिन के अंदर अंदर आप बाहर होंगे, 30 दिन के अंदर अंदर आप कनाडा पहुंच जाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा सिलसिला है, हमारा वहाँ पे एक सिस्टम है, सिलसिला है, बिज़नेस है, तो बहुत ज़बरदस्त हमने एक सेटअप बनाया हुआ है। तो आप विद इन 30 डेज़ आप कनाडा पहुँच जाएंगे। तो आप खुश हो जाते हैं, आप कहते हैं चलें ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएंगे आपके ऑफिस में। और फिर जब आपका एक नेक्स्ट विज़िट होता है, आप उनके ऑफिस में जाते हैं बड़ा ज़बरदस्त आपको वेलकम करते हैं। फिर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स आप उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसा है कि इससे पहले हमारी कुछ शराइत होती हैं, एक एग्रीमेंट होता है जिसको साइन करना पड़ता है। आप लोगों ने सबसे पहले हमें एक अच्छी सी एक शख्सी ज़मानत देनी है, गारंटी, आपने मुझे गारंटी देनी है। तो आप थोड़े से हैरान होते हैं और पूछते हैं कि सर किस तरह की गारंटी चाहिए आप लोगों को? वो कहेंगे कि देखिए हम आपको वीज़ा देते हैं, आप पे पैसे लगाएंगे, आपके वीज़ा पे काम करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स किसी कंपनी में जमा करवाएंगे, तो हमें एक गारंटी चाहिए कि आप इसके बाद लाजमी जाएंगे। जब आपको वीज़ा मिल जाएगा तो आप लाजमी जाएंगे। ये ना हो कि हम सारी मेहनत करें, पैसा लगाएं और आपके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, वर्क परमिट लगवाएं, उसके बाद आपका मूड चेंज हो जाए या कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप बोलें कि भाई अब हमें नहीं जाना। तो इस चीज़ की हमें गारंटी चाहिए। आप फिर आमादा हो जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है भाई सर हम आपको गारंटी दे देंगे। तो किस तरह की आपको गारंटी चाहिए? वो फिर आपको बताएंगे कि भाई हमें कोई शख्सी ज़मानत आप दे सकते हैं आप, या कोई बैंक मैनेजर हो या कोई एक्सचेंज हो जिसका मैनेजर हो जो आप लोगों की गारंटी दे सके, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि फ़लाँ बंदा, वो कहेंगे नहीं वो बंदा कोई कंपैटिबल नहीं है, कोई भी बहाना लगाएंगे। फिर उनके कुछ मिले हुए बंदे होते हैं, कोई मैनेजर उनसे मिला होता है जिसके साथ उनकी डील डन हुई होती है, कोई कमीशन वगैरह डन हुआ होता है, वो कुछ बंदे होते हैं उनके पास। वो आपको लाजमी उन बंदों का हवाला देंगे कि हमें फ़लाँ एक्सचेंज के बंदे का, मैनेजर का आप उनकी गारंटी दे दें आप, ठीक है। तो या कोई मैनेजर बता देंगे या किसी बैंक का जो उनके साथ जिसकी मीटिंग तय है, तो उसका हवाला देंगे। तो अगर आप उस चीज़ पे भी राज़ी नहीं होते, फिर उसके बाद उनके पास एक सेकंड ऑप्शन होती है। वो कहते हैं कि ठीक है कोई मसला ही नहीं है, आप ऐसा करें कि आप जॉइंट अकाउंट बनाते हैं हम आपके साथ, जॉइंट अकाउंट, तो आप जितने भी पैसे हैं आप उसमें रखें। मिसाल के तौर पर आपका डील डन हुई है 25 लाख में कनाडा की, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वो कहेगा कि भाई आप सारे के सारे पैसे अकाउंट में रख दें, जॉइंट अकाउंट रहेगा, अगर वीज़ा लग जाएगा तो ये सारे के सारे पैसे हम ले लेंगे, ठीक है। अगर वीज़ा लग गया, अगर वीज़ा नहीं लगता तो भाई ये सारे के सारे पैसे आपके, आप ले लेना, ठीक है, हम तो नहीं ले सकते अगर वीज़ा नहीं लगा तो आप इस चीज़ पे राज़ी हो जाते हैं। तो ये फ्रॉडी एजेंटों की होती है दूसरी कामयाबी कि आप जॉइंट अकाउंट खुलवाने पे राज़ी हो जाते हैं। उन्होंने आपको राज़ी ही जॉइंट अकाउंट पे करना होता है, ठीक है। कुछ भी बातें सुनाएंगे आपको जो मैंने बताई हैं, इससे मिलती जुलती और भी बातें हो सकती हैं उनके पास, इससे भी बेहतरीन ट्रिक है आपको मनाने के। अच्छा, फिर क्या होता है कि उसके बाद आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया, उसमें पैसे रखवा दिए, आप मुतमईन हैं कि पैसे तो जॉइंट अकाउंट में हैं, ठीक है। तो आपको उसने दे दिया 30 दिन का टाइम। 30 दिन के बाद आप वहाँ पे गए उनके ऑफिस में, उनसे पूछा कि सर वीज़े का क्या बना, कब तक हो रहा है वीज़ा, दिन तो पूरे हो गए। तो वो बड़े प्यार से आपसे बात करेंगे, बड़ा अच्छा रवैया होगा और आपको बड़ी अच्छी और रिफ़्रेशमेंट जो है वो सर्व की जाएगी और आपको बताएंगे कि सर वहाँ के जो हालात हैं ना, कुछ इस तरह से कुछ क्राइसिस हुए हैं जिसकी वजह से जो इमिग्रेशन वर्क है ना उसके ऊपर बड़ा असर हुआ है। तो उनके कोई इस तरह से इमिग्रेशन वर्क जो है ना वो थोड़ा स्टॉप है। तो जैसे ही वो रीओपन होता है तो हम आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो जमा करवा देने हैं। कंपनी से आपका वर्क परमिट जो है वो निकल आया है
वहाँ इमिग्रेशन जो सिस्टम है वहाँ से अप्रूव होना है बस, ठीक है। तो आप कहते हैं कि सही, ठीक है, होता होगा कोई हिसाब, तो आप चले जाते हैं 20-25 दिन का, फिर वो टाइम निकाल लेते हैं। फिर 20-25 दिन के बाद आप दोबारा ऑफिस में विज़िट करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर क्या सूरत हाल है हमारे वीज़े की, क्या हमारा वीज़ा आ गया है, कब तक जा रहे हैं हम, आप लोगों ने तो 30 दिन की बात की थी। तो इस तरह से 20-25 दिन जो हैं वो और गुजर जाते हैं। फिर उसके बाद आप जब तीसरे माह उनके पास दोबारा जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर अभी उनकी जो इमिग्रेशन जो सिस्टम है, वो जो उनका वर्क है वो स्टार्ट हुआ या नहीं, हमारा वीज़ा कब लग रहा है, तो वो बोलेंगे कि भाई ऐसा है कि उनका इमिग्रेशन सिस्टम वो ओपन हो चुका है, लेकिन आपका जो वर्क परमिट था, हमने जो कंपनी से निकलवाया था, वो एक्सपायर हो गया। अभी हमें वहाँ से दोबारा वर्क परमिट निकलवाना पड़ेगा और दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। आप बेफिक्र हो जाएं, आपका वीज़ा पक्का है, ठीक है। आपका वीज़ा लगेगा तो हम पैसे लेंगे, वीज़ा नहीं लगेगा तो हम पैसे नहीं लेंगे। सारे पैसे आपके, पैसे तो वैसे भी आपके पास हैं, आपके अकाउंट में हैं। आप फिर मुतमईन हो जाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर 20-25 दिन के बाद फिर आप दोबारा हाजिर होते हैं इनके ऑफिस में। तो फिर जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो उनका रवैया जो है ना वो थोड़ा सा बदला होता है, ठीक है। तो आपको पहले की तरह जो वो ट्रीट नहीं किया जा रहा होता, आपको वेटिंग पे लगाया होता है, और फिर उसके बाद आपको उस तरह से रिफ्रेशमेंट जो है वो भी सर्व नहीं की जाती, और उनका आपसे बात करने का भी रवैया थोड़ा चेंज हुआ होता है। आप थोड़े से वहाँ से डगमगा जाते हैं कि भाई अब बात शायद बनने नहीं वाली, ठीक है। फिर भी उम्मीद पे कायम रहते हुए आप उनकी बातें सुन के फिर चले जाते हैं। फिर 20-25 दिन का टाइम लग जाता है। असल में होता क्या है फिर वो कहते हैं कि भाई नेक्स्ट विजिट पे आप फिर जब जाते हैं तो वो कहते हैं भाई हम आपका काम कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं आपके काम के पीछे, ऐसा नहीं है कि हम आपका काम नहीं कर रहे। आप फिर बार बार पूछते हैं, हमें जैसे ही आपका वर्क परमिट रिसीव होता है वहाँ से, तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे, आपको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में, आप क्यों आ जाते हैं, ठीक है। आप बड़े परेशान हो जाते हैं, घर जाते हैं, घर सोचते हैं, जाके घर वालों से बात करते हैं कि क्या किया जाए। तो वीज़ा नहीं आता, आप जाते हैं थक, आप सीधा एजेंट के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि सर मैंने बाहर नहीं जाना, ठीक है, मुझे 6 महीने हो गए हैं आपके चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, ठीक है, आज आ जाएगा वीज़ा, कल आ जाएगा वीज़ा, इस तरह से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप तब करते हैं जब आप उनका जो रवैया आपके साथ बदल गया होता है, ठीक है। और वो इसीलिए ऐसे करते हैं कि आप इस स्टेज पे आ जाएं, ठीक है। और ये होती है उनकी तीसरी कामयाबी। जब आप इस स्टेज पे आ जाते हैं, आप उनसे तकाजा करते हैं कि भाई हमने नहीं जाना, हमारा पैसे जो है हमारे जो आपके साथ जॉइंट अकाउंट हमने बनाया है, ठीक है, आप साइन करें, हम अपने पैसे निकलवा के ले जाएं, क्योंकि आप खुद पैसे तो नहीं निकलवाएंगे, अकाउंट तो आपका जॉइंट है, ठीक है। आप इकट्ठे हैं, आप में से कोई एक फ्रीक उस पर साइन करेगा कि भाई ये पैसे सारे इनके हवाले कर दिए जाएं। आप बैंक में जाते हैं, साइन करते हैं और ओके हो जाता है, वो बंदा दूसरा पैसे ले जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि वो कहेगा भाई इस तरह से कैसे होगा, हम तो काम कर रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं भाई हमने नहीं जाना, अब हम थक गए हैं आपके चक्कर लगाते लगाते। वो कहेगा ठीक है, आप लोगों ने नहीं जाना ना, तो आप ऐसा कीजिए कि जो मेरा खर्चा हुआ है, जो मेरी प्रोसेसिंग फ़ीस है, जो मैंने इमिग्रेशन में पैसे लगाए हैं, जो मैंने अपना वर्क परमिट पे लगाए हैं, जो मैंने कंपनियों में फाइलें आपकी जो पहुँचाई हैं, तो मेरा जो खर्चा है, ठीक है, आप वो खर्चा वापस करें तो भाई आप अपने बाकी के पैसे ले लें, ठीक है। 6-7 लाख रुपया मेरा खर्चा हो चुका है, वो मुझे दे दें, आप बाकी के पैसे ले जाएं। आप फिर वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका वीज़ा मिलता ही नहीं, आपका वीज़ा आता ही नहीं, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा तल्ख कलाम भी हो जाएंगे, जैसे भी हो जाएंगे, लेकिन नहीं, वो अपने काम में माहिर होते हैं। उनके बहुत सारे वो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट्स होते हैं, हर जगह पे उनकी मुलाकातें होती हैं, कमीशन बेस पे भी उनका सिस्टम चल रहा होता है, वो पक्के होते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो एंड ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई 6-7 नहीं तो 4-5 लाख रुपया उनको दे के ही आपकी जान छूटती है, जॉइंट अकाउंट में भी आप लुट जाते हैं। ये होती है उनकी दिहाड़ी, ये उनके दिहाड़ी लगाने का सिस्टम है। ये डन बेस वाली जो है वो फ्रॉड की एक लहर है, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि वो लूटते हैं आप लोगों को। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि कभी भी डन बेस की बात आए तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। कभी भी फ्रॉडी एजेंटों के हत्थे नहीं चढ़ना आपने, आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास तमाम प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। इंटरनेट आपके पास जो है वो मौजूद है, यूट्यूब है आपके पास,
आप किसी भी तरीके से आप अपनी साइट्स जो उनकी ऑफिशियल साइट्स है किसी भी एम्बेसी की, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। तो कभी भी आप लोगों के साथ डन बेस के बारे में कोई भी फ़र्द आपसे बात करे, कोई भी एजेंट या एजेंसी आपसे बात करे कि भाई आप सारे पैसे बाद में दें, आपने चुकन्ने हो जाना है। कोई आपसे जॉइंट अकाउंट के बारे में बात करे, आपने चुकन्ने हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। कोई भी आपसे कुछ पैसे पहले की डिमांड करे, आपने एक्टिव हो जाए, चुकन्ने रहना है आप लोगों ने, ठीक है। अब कभी भी धोखा नहीं खाना। तो फ्रॉड नंबर 2 क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो मेरे ख्याल में शायद देखना पसंद नहीं करते लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक अल्लाह हाफिज़।